सर्वे भी नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन बृहद पराशर होरा शास्त्र पुस्तक को आधार मानकर हम लोग अध्यापन करते हैं। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा गया है कि पृष्ठ बृहद पराशर होरा शास्त्र जो पुस्तक हम लोगों के द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, उसके पृष्ठ संख्या 145 पर सिंह लग्न के बारे में, कारक मारक ग्रहों के बारे में विशेष रूप से दिया गया है। हम लोग पुस्तक के आलोक में समझने का प्रयास करेंगे कि सिंह लग्न कारक मारक ग्रह कौन होते हैं। साथ में सिंह लग्न के जातक के कुछ विशेषताओं के बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ग्रहों के गुणधर्म, राशियों के गुणधर्म, भाव के गुणधर्म के आधार पर जिन गुणों का अध्ययन हम लोगों ने पूर्व में कर लिया है, उसी गुणधर्म के आलोक में हम सभी अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बृहद पराशर होरा शास्त्र पुस्तक का अवलोकन करते हैं, फिर पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कुंडली पर। तो यहाँ पर देखा जाए, बृहद पराशर होरा शास्त्र में यहाँ पर सिंह लग्न के बारे में बताया जा रहा है और यह अध्याय कौन सा है, तो कारक मारक विचाराध्याय में सिंह लग्न श्लोक संख्या 22 में क्या लिखा जा रहा है। सिंह लग्न वाले को बुध शुक्र शनि पाप फल देने वाले, सिंह लग्न वाले को बुध शुक्र शनि पाप फल देने वाले। इस शब्दों की गुणता को हम सबों को समझना होगा कि बुध भी हमें पूरे फल देते हैं, शुक्र भी पूरे फल दे रहे हैं, शनि भी पूरे फल देते हैं। हम क्या करें? पाप फल का मतलब क्या होता है? हम इन पाप के फलों से या बुरे फलों से कैसे बचे, आज की कक्षा में हम लोग इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। इससे पिछले जितनी कक्षाएं हुई मेष लग्न से लेकर कर्क लग्न तक, वहां पर हम लोगों ने इन विषय वस्तुओं के बारे में चर्चा नहीं किया, सीधे चर्चा किया कि बुरे फल देते हैं, लेकिन उससे बचा कैसे जाए, हम लोग आज की कक्षा में यह भी समझने का प्रयास करें। तो सिंह लग्न वाले को बुध शुक्र शनि पाप फल देने वाले होते हैं, ऐसा क्यों? हम लोग कुंडली पर समझते हैं। तो यहाँ पर बुध को देखा जाए, बुध की राशि 3 और 6 है। 3 नंबर की राशि 11वें भाव में है और 6 नंबर की राशि दूसरे भाव में। दूसरा भाव प्रबल मारक भाव होता है। हम सबों ने इसी पुस्तक के आलोक में पूर्व में पढ़ा है कि कुंडली का 7वां भाव, कुंडली का 7वां एवं दूसरा भाव मारक भाव होता है और उसमें दूसरा भाव प्रबल मारक होता है। और प्रबल मारक भाव में बुधदेव की एक राशि पड़ जाने से ये मारक हो गए। साथ ही 11वें भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं। इस दोनों विषय वस्तुओं को अगर अवलोकन किया जाए तो ये बुरे फलदाता हो गए। अब शनि देव की बात की जाए और शुक्रदेव की, तो शुक्रदेव 10वें भाव के स्वामी हैं एवं तीसरे भाव के भी हैं। शुक्रदेव शुभग्रह हैं, शुक्रदेव शुभग्रह हैं। जिस शुभग्रह की एक भी राशि केंद्र में पड़ जाता है उसमें शुभता समाप्त हो जाती है, तो इनका शुभता समाप्त हो गया, शून्य फल प्रदाता हो गया। दूसरी इनकी जो राशि है वह तीसरे भाव में है, तीसरे भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं, इसलिए शुक्र भी बुरे फलदाता बन गया। अब आते हैं, अब शनिदेव की बात करते हैं कि शनिदेव बुरे फल कैसे देते हैं। तो इसी पुस्तक के आलोक में हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है कि यदि किसी पापग्रह की राशि अगर केंद्र भाव में आ जाता है तो उनका नैसर्गिक पाप फल जो देना होता है वो समाप्त हो जाता है, यानी कि भूल जाते हैं, पाप फल नहीं देते हैं। इसलिए शनि यहाँ से हो गया, यानी कि अगर पहले माइनस में है, ये पहले बुरा फल देने वाला है,
यदि यह बुरा फल देने वाला है तो केंद्र में राशि पड़ जाने से यह बुरा फल समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। शुभदायक हो गया। ये नहीं कि शुभ हो गए, अच्छा, बुरा फल नहीं देंगे, बस बुरा फल नहीं देंगे, शून्य फल, न्यूट्रल हो जाएंगे हम। शून्य शून्य फल। यानी कि चौथे, सातवें एवं 10वें भाव के स्वामी शून्य फल प्रदाता हो जाते हैं। अब दूसरे में ये छठे भाव के भी स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं। तो एक तरह जो इनकी जो अशुभता समाप्त हुई, पुनः छठे भाव के स्वामी हो जाने से पुनः अशुभता बढ़ गया, पुनः अशुभता बढ़ गया। बढ़ गया। तो यह पाप फलदाता के पाप फलदाता ही नहीं। तो इस आलोक में हम लोगों ने समझा। अब इसी पुस्तक में पुनः गृहस्था से थोड़ा शास्त्र अध्ययन करते हैं। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि बुध शुक्र शनि पाप फल देने वाले। तो सामान्यतः हम मारक ग्रहों से या पाप फल देने वाले ग्रहों से हम बचे कैसे? यह केवल सही लग्न पर ही लागू नहीं होता, यह सभी लग्नों पर लागू होता है। यह सूत्र सभी लग्नों पर एक समान रूप से लागू होता है। वह क्या है? जो ग्रह बुरे फल प्रदाता हो जाए, मारक ग्रह हो जाए, बुरे फल दाता हो जाए, उन ग्रहों के कारकत्वों को पहचाने, उन ग्रहों के कारकत्वों को पहचाने और उनके कारकत्वों का आदर करें और उस कारकत्वों के सहारे किसी को अपमानित न करें, किसी को अपमानित ना न करें। करें। और वह जिस भाव के स्वामी होने के कारण अशुभ फल देने वाले हो गए, उस भाव से संबंधित कार्यों में भी अपने से यदि जहां तक हो सके बुरा काम ना करें। अब यहाँ बुधदेव की ही बात की जाए तो बुधदेव मारक हो गए या 11वें भाव के स्वामी होने के कारण, तो 11वें भाव के स्वामी होने के कारण क्यों ग्रहगण बुरे फल देते हैं? तो वहां पर अभिलाषा वाली भाव होता है, इच्छा की भाव आता है, मन में अत्यधिक स्वार्थ लेकर आय का होना। दूसरा छठे से छठे का भी हो जाने से, छठे से छठे का हो जाने से भी ये भाव थोड़ा खराब हो जाता है। चलिए, तो इनकी मूल त्रिकोण राशि तो यहाँ पर है। तो यह दूसरा भाव क्या है? वाणी क्या है? हम वाणी के माध्यम से ऐसा कोई काम ना करें कि वाणी का दुरुपयोग हो, यानी कि अपने कमाने के लिए हम ऐसे ऐसे वाणी का उपयोग करें जो भविष्य में वह वाणी सत्य नहीं होने वाला, भविष्य में वह बातें सत्य नहीं होने वाला है। आज हम वैसे बातों को हम दर्शा करके पैसे कमा लेते हैं, लेकिन भविष्य में वह बातें सत्य होने वाले नहीं है। तो और बुधदेव ज्यादा बुरे फल देने वाले हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सत्य का सहारा ले, वाणी का गलत उपयोग ना करें, अपने वाणी के महत्व को समझें, सोच समझ कर बोले, तो बुधदेव कहीं हद तक उतने बुरे फल नहीं देते हैं। शनिदेव की बात की जाए तो शनिदेव जब अशुभ ग्रह बनते हैं तो उनके भाव को पहचाने कि वह किस भाव के कारण अशुभता उनमें बढ़ी है। तो यहाँ पर तो छठे भाव में होने के कारण, तो शनि का एक प्रमुख गुण है सेवा वृत्ति, जो सभी भावों पर लागू होता है। कौन सा गुण? सेवा वृत्ति। यानी कि जो काम आपका कर्तव्य है करना, आयु मृत्यु बात अलग है, बीमारी बात अलग है, सामान्यतः समस्याओं की मैं बात कर रहा हूँ, सामान्यतः समस्याओं की बात कर रहा हूँ। तो दो शब्द होते हैं जीवन में, एक अधिकार और दूसरा कर्तव्य। यदि शनिदेव अकारक हो जाते हैं, कुंडली में बुरे फलदाता हो जाते हैं, पाप फलदाता हो जाते हैं, तो व्यक्ति को अपने अधिकारों की कम चिंता करनी चाहिए, अपने कर्तव्यों पर ज्यादा तटस्थ रहना चाहिए। यदि हम अपने कर्तव्यों पर ज्यादा तटस्थ रहते हैं, अधिकार की परवाह किए बगैर, तो हमें अधिकार भी बाद में मिल जाते हैं और यहाँ शनिदेव भी ठीक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार शुक्रदेव का भी है। इनके कारकत्वों को पहचाने, साथ में यह जो छठा भाव के जो स्वामी हो गए, तो छठे भाव का भी कुछ उपयोग कर रहे हैं, छठे भाव का भी कुछ उपयोग
कर ले। करना तो है। छठा छठा भाव क्या है? टाइम टेबल का है, दैनिक रूटीन का है। तो हम जिसको समय जिस समय कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है हम आपसे 10 बजे दिन में बात करेंगे, तो प्रयास करें कि 10 बजे आप करें। यदि बात नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, अगर देर हो जाती है, तो आप सत्य रूपी अपना कारण भी सामने वाले को बतला सके कि हाँ भैया इसी इसी बात हो गई थी, हमारे मामा जी आ गए थे, हमारे बहन आ गई थी, हमारे मम्मी आ गई थी, हमारे फूआ फूफा आ गए थे, या हमारे एक विशिष्ट रूप से मित्र आ गए थे जिनमें मैं लग गया उनके सेवा में, इसलिए थोड़ा देर हो। लेकिन बोले तो सत्य बोले, क्योंकि शनि सत्य भी अपने रूटीन का समय का पालन का प्रतिबद्धता है। शनिदेव उतने बुरे फल नहीं देंगे। वहीं शुक्रदेव की भी बात, उनके कार्यकर्ताओं का नुकसान न करें, उनके कार्यकर्ताओं का नुकसान न करें, आदर करें कार्यकर्ताओं का। ये तीसरे भाव में है। तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण इनमें अशुभता बढ़ गई। तीसरा भाव क्या है? हमारी संवेदना जो हम व्यक्त करते हैं वह है, हमारे हाव भाव हैं, जिसको लोग देखकर पहचान पाता है कि व्यक्ति क्या एक्टिविटी करने वाला है। स्किल पावर है तीसरा। इशारा भी तीसरा ही भाव है। इशारा करना वह कौन सा भाव होगा? तीसरा भाव। तीसरा भाव है। तो ऐसे तीसरे भाव से कोई भी कार्य न करें जिससे शुक्रदेव नाराज हो जाए, तो शुक्रदेव उतने बुरे फल नहीं देंगे जितना दे सकते। तो चलिए, इसी प्रकार से सभी लग्नों में आप लोग ये ले सकते हैं। पुनः इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे, देखिए क्या जा रहा है कि और भौम और गुरु सूर्य सुफल देने वाले होते हैं, यानी कि मंगल गुरु सूर्य सुफल देने वाले होते हैं। अब सूर्यदेव को देखा जाए, यहाँ पर सूर्यदेव की राशि 5 होती है, सिंह राशि, ये लग्नेश है, इसलिए लग्नेश तो सदैव सुफल देता ही देता है। देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी हैं और उनकी मूल त्रिकोण राशि भी पंचम भाव में है। तो पंचम भाव के स्वामी सुफल देते हैं। हम लोगों ने इसी पुस्तक के बृहत्पराशर होराशास्त्र पुस्तक के पूर्व के पन्नों में पढ़ा है कि यदि पंचमेश ही अष्टमेश हो जाए, या यदि अष्टमेश ही पंचमेश हो जाए, तो अष्टमेश का दोष समाप्त हो जाता है। हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि यदि अष्टमेश पंचमेश से दृष्ट हो जाता है तो उसकी अशुभता समाप्त हो जाती है। यानी कि छठे आठवें 12वें भाव के स्वामी यदि त्रिकोण भाव के स्वामी से युत या दृष्ट हो जाते हैं तो अशुभता समाप्त हो जाती है। यहाँ तो यह पंचम भाव के स्वामी ही बन गए, तो इसलिए शुभ हो गए। अब आप कहेंगे कि किसी लग्नों में यहाँ 9 नंबर की राशि हो जाएगी तो यहाँ 12 नंबर की, किस लग्न में हो जाएगा? कर्क लग्न में। तो कर्क लग्न में यह बुरे फलदाता के बुरे फलदाता ही रहेंगे। पंचम भाव में, नवम भाव में इनकी जो मीन राशि होगी तो वह मूल त्रिकोण राशि नहीं है, मूल त्रिकोण राशि नहीं है। यही होने के कारण अशुभ होंगे। हाँ, अब ये इनकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में आ जाएगा कर्क लग्न में। यहाँ ये और समस्या देते हैं, मानसिक अशांति दे देते हैं, हमेशा जीवन भर समस्याओं के दौर में ही गुजरता रहता है। हालांकि बिगड़ता कुछ नहीं है, लेकिन संभलता भी कुछ नहीं है, बिगड़ेगा भी कुछ नहीं, परेशानियों से गुजरते रहेंगे, संभलेगा भी कुछ नहीं। ऐसा क्यों? तो यह शत्रु का भी भाव है। देवगुरु बृहस्पति की राशि है। हम डटकर प्रत्युत्तर नहीं दे पाते, हम सामने वाले का कदर ही करते हैं, चाहे स्थितियां कितना भी विकट क्यों ना हो जाए। वह हमारे इस नम्रता का सामने वाला फायदा उठाता रहता है, जिसके कारण समस्याएं आती हैं।
देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर जाने से छोटी मोटी समस्याएं, पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित, बीमारियों से संबंधित इत्यादि होती ही रहती है। बड़ी बीमारियां नहीं होती, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां होते आ ही रहता है आए दिन, इस वजह से। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी शुभ हो गए और मंगल देव भी शुभ हो गए, क्योंकि मंगल देव तो यहाँ पर पूर्ण रूप से शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि मंगल देव की एक राशि केंद्र भाव में हो जाने से इनकी अशुभता समाप्त हो गई, और दूसरा त्रिकोण भाव में मूल त्रिकोण राशि हो जाने से इनकी शुभता अत्यधिक बढ़ गया। यहाँ पर इस सिंह लग्न की कुंडली में मंगल से ज्यादा शुभ ग्रह तो दूसरा कोई है ही नहीं। पहले नंबर पर मंगल, दूसरे नंबर पर सूर्य, तीसरे नंबर पर देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति। तो हम लोगों ने सूर्य के बारे में चर्चा कर लिया, मंगल के बारे में कर लिया, बुध के बारे में कर लिया, गुरु के बारे में कर लिया, शुक्र के बारे में कर लिया, शनि के बारे में कर लिया। अब रह गया एक चंद्रमा। पुस्तक में क्या लिखा जा रहा है? हाँ, यहाँ पर एक और चीज दिया जा रहा है कि गुरु शुक्र के योग मात्र से शुभ फल नहीं होता। ऐसा क्यों? तो कारण यह है कि गुरुदेव यहाँ पर अष्टमेश भी तो है सिंह लग्न की कुंडली, जी। और शुक्रदेव तृतीयेश भी है, इसलिए इनकी दृष्टियां उतनी ज्यादा लाभकारी नहीं होती। बुध पापग्रहों के तो साहचर्य फिर से तो फिर युति भी लाभकारी नहीं होगा। उतना लाभकारी नहीं है। बुध पापग्रहों के साहचर्य से मार्गीय होता है। यहाँ पर बुधदेव तो ऑलरेडी दूसरे भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो मार्केश तो हो ही गए, मार्केश तो हो ही गए। अगर पापग्रह से संबंध इनका बन जाए तो और ज्यादा ऐसा सिंह लग्न वालों का फल है। इतना यह बृहद पराशर शास्त्र में बतलाया गया। अब यहाँ पर देखा जाए कि बुधदेव तो ये दूसरे भाव के स्वामी होने के कारण पहले से ही मार्केश है। अगर पापग्रह, अब कुंडली का पापग्रह कौन हो गया? शनि होगा। अगर शनि से युत या दृष्ट हो जाए तो इनका मार्का तो थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति में कुछ शुभता है। या बुध शुक्र का संबंध हो जाए, चाहे राशि परिवर्तन ही क्यों न हो जाए, या युत हो जाए अंशात्मक मान बराबर, या नवमांश में राशि परिवर्तन हो जाए, या त्रिशांश कुंडली में राशि परिवर्तन हो जाए बुध शुक्र का, तो और ज्यादा खराब हो। तो हम लोगों ने कारक मारक ग्रहों को पढ़ा सिंह लगन की कुंडली में, सिंह लगन की कुंडली में। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ सिंह लगन के अशुभ ग्रह को पढ़ ली, समझ लिए, कारक ग्रहों को समझ लिए, मारक ग्रहों को समझ। देखिए यहाँ पर तीन नाम दिए गए हैं, तीनों को पढ़ा जाए जरा से। एक है अशुभ, दूसरा है कारक, तीसरा है मारक, चौथा एक शब्द आता है योग कारक।
पानी पड़ोसी नहीं था। तो देखो अब ये बता तू आगे तो तब अब यहाँ पर देखा जाए अशुभ ग्रह कौन कहे जाते हैं, कारक ग्रह कौन कहे जाते हैं, मारक ग्रह कौन कहे जाते हैं, योग कारक ग्रह कौन कौन कहे जाते हैं। ये चार शब्द है, चारों अलग अलग हैं, चारों का पहचान भी अलग अलग है। जी। यह कारक मारक विचार अध्याय है, तो हम लोगों को यह सब खूब डिटेल में जानना चाहिए, बार बार इसकी पुनरावृत्ति करनी चाहिए, भविष्य में हो ना हो। फिर बेहद पराशर होना शास्त्र इस प्रकार से एक एक श्लोक को पढ़ने को मौका मिले ना मिले। बहुत से व्यक्ति तो जीवन में सोचते रह जाते हैं कि हम बृहद पराशर होना शास्त्र एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी ही कर लेंगे, संकल्प जाया चला जाता है, नहीं हो पाता। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि इस प्रकार से हम लोगों को आपस में चर्चा करने का प्रेरणा बनी मिल रहा और है। हम लोग कर भी हैं। तो अशुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं भावेशों के आधार पर हम यहाँ पर लिखते हैं। तो अशुभ ग्रह जो होते हैं वह दूसरे भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी, सातवें भाव के स्वामी, आठवें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी एवं 12वें भाव के स्वामी अशुभ होते हैं। किसी न किसी कायदे से अशुभ फल देते ही हैं। कारक ग्रह कौन होते हैं, तो 5वें एवं 9वें भाव के स्वामी कारक होते हैं। मारक ग्रह 7वें एवं दूसरे भाव के स्वामी मारक ग्रह कहे जाते हैं। योग कारक ग्रह कौन है, तो जो केंद्र एवं त्रिकोण दोनों भाव के स्वामी होते हैं, वे योग कारक ग्रह हो जाते हैं। यह सभी लग्नों पर यही नियम लागू होता है, सभी लग्नों पर यही नियम लगता है। यही नियम लगता है। अब सबसे अधिक अशुभ फल कौन देगा, क्या आप सबको इसकी विधियों के पहचान की विधियां आप सबको को ज्ञात है। यहाँ तो मार्केस दे रहे हैं सबसे अधिक अशुभ फल, शनि तो देव। इसका नियम यह है कि सभी ग्रहों को पहचाने। अब दूसरे भाव के स्वामी कौन है, तो बुधदेव। दूसरे भाव के स्वामी बुधदेव हो गए, तीसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव हो गए, छठे भाव के स्वामी शनि देव हो गए, सातवें भाव के भी स्वामी शनि देव हो गए, आठवें भाव के स्वामी बुध हो गए, 11वें भाव के स्वामी बुधदेव हो गए, 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा है। तो यहाँ पर देखा जाए शनि 2 बार है और बुध भी 2 बार है। तो जो ग्रह जो जिन ग्रहों की आवृत्ति 2 बार हो रहा है, जो ग्रह किन्हीं 2 अशुभ भावों का स्वामी होता है, जो ग्रह किन्हीं 2 भावों का, जो ग्रह चाहे वह शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, जो ग्रह किन्हीं 2 अशुभ भावों का स्वामी हो जाता है वह ज्यादा अशुभ फल देता है। आप लोग अपने अपने कुंडली में देखिए, इस प्रकार से मिला करके कि आपके अशुभ ग्रह कौन कौन से बन रहे हैं। जब उनकी अंतर्दशाएं चलती है तो क्या आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, हाँ या नहीं। जी सर, करना पड़ा। वो अब क्या समस्या होगी, क्या स्वास्थ्य संबंधित होगी या आय से संबंधित होगी, घरेलू चिंता होगा, क्या होगा, यानी कि मन शांत नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ जरूर। वो किस प्रकार का होगा, तो पूरी कुंडली की विश्लेषण होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अशुभ ग्रह भी कर समझ लिया कारक मारक। एक चीज और, स्थिर लग्न की कुंडली हो, स्थिर लग्न की कुंडली हो,
तो भाग्य भाव में बैठे हुए ग्रह भी थोड़े खराब फल दे देते हैं। आप लोग देखिए कि क्या जिनके स्थिर लगन की कुंडली है, स्थिर राशि कौन कौन सी होती है? 2, 5, 8 और 11। यदि इन लग्न के आप हैं और क्या नवम भाव में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी दशाओं में भी थोड़ी समस्याएं जरूर आती। सिंह लग्न भी स्थिर लग्न ही है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सिंह लग्न में नवम भाव में बैठे हुए ग्रह बाधक का काम करते हैं। इसका नियम है कि यदि चर लग्न है तो 11वां भाव बाधक होता है, स्थिर लग्न है तो 9वां भाव, और द्विस्वभाव लग्न है तो 7वां भाव। बहुत से लोग कहते हैं कि उसके स्वामी, बहुत से लोग कहते हैं उसके स्वामी, स्वामी बाधक होते हैं। लेकिन अनुभव में यह आया है कि स्वामी बुरे फल नहीं देते, उन भाव में बैठे हुए ग्रहों में थोड़ा सा बाधा समस्या प्रदान करेंगे। अभी आप ही लोगों में से सभी लोग किसी न किसी लग्न की तो कुंडली होगी ही नहीं। आप लोग देखें ना कि आपका बाधक भाव कौन बनता है। यदि चर लग्न की कुंडली है तो 11वां भाव, तो क्या 11वें भाव में कोई ग्रह बैठे हुए? यदि स्थिर लग्न है तो 9वां भाव, तो क्या 9वें भाव में कोई ग्रह बैठे हुए? यदि 20 भाव लग्न है तो 7वां भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है और उनकी अंतर्दशा चलती है, तो कुछ जीवन में समस्याएं, बाधा इत्यादि देखने को मिलती है या नहीं? हाँ या नहीं? जब सूत्रों की चर्चा हो और पूछा जाए कि अपने कुंडली पर देखें, तो जरूर अपने विचार देने चाहिए। आप लोगों के विचार ही क्लास को रोचक बनाता है। यदि आप विचार देंगे ही नहीं तो क्या रोचक कैसे बनेगी? जी गुरुजी, जी। मेरी सिंह लग्न की कुंडली है और नवम में मारक ग्रह शनि ही बैठे हैं और अभी तो बुध की महादशा चल रही है। बात तो नहीं ठीक है वहां पर। अब वो कौन से ग्रह मारक है कि कारक है, उससे जरूरत नहीं है। आपके सी लग्न की कुंडली है, वहां पर कोई भी ग्रह हो, उन ग्रहों की अंतर्दशा में ये कोई जरूरी नहीं है कि स्वास्थ्य हानि ही है। तरह तरह की मानसिक परेशानियां भी आ सकती है किसी न किसी कारण से। अब तो ग्रह बतलाएगा किस भाव का स्वामी है, कैसे है और स्थितियां। पूरा कुंडली विश्लेषण के बाद में तो पता चलेगा कि समस्याएं किस प्रकार की हो सकती है। लेकिन कुछ जी नहीं। गुरुजी। तो क्या शनि की अंतर्दशा जब जब चलती है तो कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिलती है कि नहीं मिलती? जी गुरुजी, अभी तो महादशा ही निकली है, बहुत परेशानियां रही। चलिए, अब यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली है तो नवम भाव के स्वामी मंगल देव हो गए, यानी कि बाधकेश मंगल देव हो गए। लेकिन मंगल देव की दशाओं में, जब मंगल देव की अंतर्दशा आपके जीवन में आती होगी तो बुरे फल नहीं मिलते हैं, उतना नहीं मिलता होगा जितना कि शनि में। जी गुरुजी, बल्कि मंगल की जब भी दशा चलती है तो मतलब ऊर्जा रहती है मेरे अंदर। अब बतलाइए, अब तो नवम भाव के स्वामी बाधकेश हो गए तो बाधा तो मिलना चाहिए, लेकिन मंगल की दशाओं में बाधा नहीं मिल रहा है, नवम भाव में बैठे हुए ग्रह के दशा में हो रहा है। तो हमने कहा कि प्रायः अनुभव में हमने जो देखा वो हमने कहा, और कक्षा में उपस्थित सदस्यों के द्वारा भी अपनी सहमति भी दी गई। अब हम लोग चलते हैं सिंह लग्न के जातक के थोड़ा सा गुण धर्म स्वभाव के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सिंह लग्न के जातक का स्वभाव कैसा हो सकता है। सिंह लग्न के जातक का स्वभाव कैसा होगा? कैसा हो सकता है? तो सिंह का मतलब ये हुआ सुगठित, मजबूत, बलवान। सिंह शब्द से ही लग रहा है कि बलवान, सुगठित, हिष्ट पुष्ट।
सिंह लग्न के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, मतलब कि सिंह देव, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं जो हड्डियों के कारक हैं। हम ऐसे कर सकते हैं कि जब वह लग्न में ही उनकी राशि है तो व्यक्ति की हड्डियां मजबूत होती है, सिंह के समान मस्तक, क्योंकि लग्न जो है, लग्न में ही सिंह राशि है तो मस्तक एकदम चौड़ा होगा, बड़ा सा होगा। जी इसके स्वामी सूर्यदेव हैं, व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा, शानदार जीवन व्यतीत करने का प्रयास करने वाला होगा। यह सूर्यदेव के जो गुण हैं वह व्यक्ति में झलकते हैं। एक चेहरे पर अजीब प्रकार का तेज, अजीब मतलब ये नहीं कि बुरा, एक सकारात्मक तेज, क्योंकि बुद्धि भाव में भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है और यह भी अग्नि तत्व का ही है। नवम भाव में अग्नि तत्व की ही राशि है, इसके स्वामी भी ऊर्जावान ही है। इसलिए यह स्थितियां बनती है, यानी कि एक अलग प्रकार का। अब देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के भी स्वामी है, अष्टम भाव के भी स्वामी है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उतने सुफल प्रदाता नहीं होते हैं, तो सिंह लग्न के जातकों को पेट से संबंधित बीमारियां थोड़ा जब भी हो जाती है तो लंबे दिनों तक चलती रहती है, गैस वैस कब्ज इत्यादि। जी सूर्यदेव लग्नेश होने के कारण और साथ में इच्छा भाव में जो राशि है वह बुध देव की है। बुध देव बचपना वाले हैं, ये सबसे अधिक अभिलाषी होते हैं। बच्चा को आप एक खिलौना खरीद के दे दीजिएगा, दूसरा उससे बेहतर देखने को मिल जाएगा तो वो खिलौना में फेंक देगा, कहेगा दूसरा खरीद लो। बच्चों में यह गुण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? आज ही बाजार लेके जाइए अपने बच्चे को, जी आप अपने पसंद से खिलौना उसको खरीद दीजिए, हाथ में ले लेगा, 10 मिनट इधर उधर घुमाएगा, तब तक दूसरा खिलौना उसको सुंदर दिख जाएगा, उसको फेंकेगा, कहेगा अब ये खरीद लो। यानी कि महत्वाकांक्षी। तो 11वें भाव में हालांकि सूर्यदेव का भी गुण है कुछ महत्वाकांक्षी का, लेकिन उसमें और बल बढ़ जाता है, कारण कि 11वें भाव में बुधदेव की राशि है। कारण 11वें भाव में बुध देव की राशि है। बुधदेव की राशि है, इसलिए लग्न स्थिर राशि का है, इसलिए हम कह सकते हैं। और सूर्यदेव भी थोड़ा जिद्दी ही है, हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति थोड़ा जिद्दी हठी स्वभाव का हो सकता है। सूर्यदेव बड़े शांत स्वभाव के ग्रह हैं, बड़े उदार हैं, जल्दी गुस्सा नहीं करते, क्रोध नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ये मालिक है, घर का मालिक जल्दी क्रोध नहीं करता किसी पे। वैसे ग्रहों के भी मालिक हैं और कुंडली के भी मालिक बन जाते हैं। यहाँ पर लगने से तो कुंडली का मालिक होता है ना, जी तो यहाँ तो दोनों तरफ से मालिक हो गए, कुंडली के भी मालिक हो गए और ग्रहों की स्वभाव के भी मालिक है राजा। तो इन्हें क्रोध आता ही नहीं बिल्कुल, सिंह लग्न वाले को क्रोध बिल्कुल नहीं आता, 1% भी नहीं। लेकिन जब इन्हें क्रोध आ जाता है तो बात आन बान शान इनके लिए हो जाता है, इनका आवेश क्रोध शांत होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी ये गुस्सा करेंगे ही नहीं, इनको कितना भी कुछ बोल दीजिए क्रोध नहीं आएगा, बड़ा इग्नोर करने की क्षमता इनमें काफी हो जाती है। लेकिन यदि जब बात असहजता तक पहुंच जाती है तो इनका आवेश शांत होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वाणी भाव में बुधदेव हैं, बुधदेव को हंसमुख कहा गया है, बुधदेव को हंसमुख कहा गया। साथ ही जो पावर ऑफ स्किल जो होता है, जो हम अपनी भावनाओं को दूसरों पर प्रसारित करते हैं, दर्शाते हैं, वह तीसरा भाव है, इसमें शुक्रदेव की राशि है।
तो एक व्यंग और दूसरा हास्य। हंस हंसी में। तो व्यंगात्मक, इनकी शैली थोड़ा व्यंगात्मक हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले के हृदय में ठेस भी लग जाता है इनकी बातों से। इनके सिंह लग्न वाले के एवं कन्या लग्न वाले, ये दोनों ही लग्न वाले अनुशासन प्रिय होते हैं। खास करके सिंह लग्न वाले ज्यादा होते हैं अनुशासन प्रिय। एक कोई भी काम समय से करना पसंद करते हैं। यदि सरकारी कर्मी हैं तो ऑफिस का समय 10 बजे है तो 5 मिनट पहले ही पहुंचना पसंद करेंगे। प्रयास करेंगे कि 1 मिनट भी देर ना हो जाए। और जितने देर का समय है, ऑफिस या कार्यालय का समय अगर 5 बजे तक का है, 4 बजे तक का है, तो 4 बजकर 2 मिनट होगा तभी यह वहां से हटेंगे। काम तो खैर जैसे हो अलग बात है, लेकिन अनुशासन प्रियता बढ़िया। ये जल्दी कोई काम स्वीकार नहीं करते। यदि स्वीकार कर लेते तो समय से पूरा करने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि सूर्य ही राजा है और वही तो नियम पर सभी को अमल करने की राह दिखलाता है। और वह यदि नियमों पर अमल ना करे, साथ ही छठा भाव भी नियम और सुधों का है, उसमें शनिदेव की राशि है, इसलिए ऐसे हो पाएगा। जी। ये अपनी भावनाओं पर बड़ा जल्दी नियंत्रण भी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये बड़े विवेकशील होते हैं। इनके बुद्धि भाव में, इनकी बुद्धिमत्ता भाव में देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण की राशि है, इसलिए अंतर ज्ञान इनके पास में होता है। किसी भी विषय वस्तुओं को समझकर आकलन करके उस पर अमल करने की क्षमता इनके पास में होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अपने भावनाओं पर शीघ्र ही नियंत्रण कर लेते हैं। क्यों? तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि होने से। अबे लग्न लग्न ही स्थिर राशि का है, हम कह सकते हैं दृढ़ स्वभाव के होंगे। सूर्य देव लग्नेश है, हम कह सकते हैं नेतृत्व क्षमता इनके पास में काफी होगी। कुछ लग्नेश के गुण धर्मों पर भी हम ऐसे कह सकते हैं शासन प्रशासन इत्यादि में इनके पास में कुशलता काफी हो सकता है। अगर सिंह लग्न की कुंडली है तो व्यक्ति भले ही क्लास में वह अगर विद्यार्थी जीवन ही क्यों नहीं जिया हो या जी रहा हो, भले ज्ञान कम हो, अब कितनी विवेकशीलता होगा, कितना वह तेज होगा, कितना प्रतिशत मार्क्स ला रहा है, वो तो अलग विषय वस्तु है। परंतु अपने क्लास का मॉनिटर वगैरह जरूर हो जाता है, क्योंकि नेतृत्व सूर्यदेव की राशि। यहाँ पर पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि है, मॉनिटर तो क्लास में होगा। भले ही ऑफिस में छोटे ओहदे पर ही क्यों ना काम करें, लेकिन बड़े अधिकारी भी राय सलाह लेकर काम करते हैं। तो वहां का भी तो निर्देशक मॉनिटर वही हो गया ना। जी। ये कोई जरूरी नहीं है कि सिंह लग्न वाले बड़े ओहदे पर ही होते हैं, छोटे ओहदे पर नहीं हो सकते, वैसी बातें नहीं है, किसी भी ओहदे पर हो सकते हैं। लेकिन जो कुंडली का जो गुण बतला रहा है वह तो उसके जीवन पर लागू होगा ही होगा। यानी कि बड़े छोटे ओहदा पर ही क्यों ना हो, विकट स्थितियों में उनके बड़े अधिकारी बुला करके विचार विमर्श जरूर लेते हैं, यानी कि अपने से बड़ा थोड़ा ज्ञान जरूर पाते हैं। राजनीति करना इनका मतलब मुख्य आधार बन जाता है, मतलब क्योंकि सूर्यदेव राजा है ना, लग्न से है, सूर्य राज के कारक है। लेकिन नवम भाव में पापग्रह की राशि होने से, मंगल की राशि होने से धार्मिक कार्यों में उतना इनका लगाव नहीं होता ना। हम कह सकते हैं कि इनका धार्मिक कार्यों में खूब ज्यादा लगाव होगा, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि नकारात्मक विचार भी होगा। ये मिला जुला करके जी। इनकी श्रवण शक्ति काफी तेज होती है, क्योंकि बुधदेव की ही राशि का यहाँ पर कान एक में बुधदेव की राशि,
जो बचपना है, यंग है, बड़ा जल्दी कुछ सुन लेता है, और दूसरे में शुक्र निचोड़ की राशि है। एक कान ए तो दूसरा कान ए, इसलिए थोड़ा सा कम धीरे धीरे भी बोलेगा तो जल्दी सुन लेंगे। एक बात और है कि सिंह लग्न के जातक का संतान चाहे जो भी हो, कोई ना कोई एक संतान, हालांकि यह कहा जा सकता है तीनों ही संतान अच्छे, अगर 3 है 4 है कोई भी है सब अच्छे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक संतान इनसे बेहतर होकर के जरूर निकल जाता है। लोग कहता है कि तोरा से अच्छा तो तुम्हारा बेटवा है, तूने क्या नाम कमाया, तोरा से ज्यादा तो बचपने में तुम इतना नाम कमा लिया गया तो तुम उसके नाम से जाने जाओगे। सिंह लगन के जातकों का ऐसा क्यों? तो यहाँ पर हाँ जी, अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो प्रथम संतान कुल दीपक बनेगा, क्योंकि ज्ञान का भंडार यह हो गया। अगर शनि अच्छी स्थिति है तो कर्तव्यशीलता के मामला में दूसरा संतान बहुत आगे हो जाएगा। मंगल भी है तो यहाँ भी मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ पर 3 संतान तीनों ही मूल त्रिकोण राशि में है। जो ग्रह अच्छे होंगे आपके कुंडली में, जैसे कि अगर सिंह लग्न की कुंडली है, देवगुरु बृहस्पति अच्छे, तो बड़ा संतान कुल दीपक, चाहे वह संतान बेटा हो या बेटी। दूसरा संतान अगर शनि देव अच्छे स्थिति में है तो दूसरा संतान बहुत अच्छा आपके कुल दीपक योग बना देगा। अगर मंगल देव अगर अच्छे हैं कुंडली में तो समझिए कि तीसरा संतान आपको कुल दीपक योग बना देगा, यानी कि आपसे बेहतर कर देगा, क्योंकि तीनों ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि ही। अब कौन से ग्रह पे कुंडली में खराब हो रहे हैं, कौन से ग्रह अच्छे हो रहे हैं। अगर शनिदेव की ही बात करें, अगर शनिदेव यहाँ हो जाते हैं तो दूसरा संतान, अगर यही देवगुरु बृहस्पति यहाँ छठे भाव में हो जाएंगे तो पहला संतान थोड़े अच्छा हो जाएगा। तो हम लोगों ने साधारणतः सिंह लग्न वाले अपने माता पिता के अच्छे होते हैं, क्योंकि इनके पास में ज्ञान भी अच्छा होता है और अनुशासन प्रिय भी होते हैं। इसलिए मतलब एक माता पिता को कैसा चाहिए, तो बुद्धिमान लड़का चाहिए, अनुशासन में रहने वाला चाहिए। तो इनके पास में तो अनुशासन भाग्य भाव में अनुशासन और बुद्धि भाव में देवगुरु बृहस्पति। रीता जी म्यूट कर लीजिए। तो वो तो होना सही है। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा में हम लोगों ने जो हमारे अंदर में जो ज्ञान रहा, हमने अपने ज्ञान के आधार पर चर्चा करने का प्रयास किया। हो सकता है कि कहीं त्रुटियां रह गई हो, तो यदि कोई त्रुटियां रह गई हो तो आप लोग भी अपने विचार समूह में लिखने का प्रयास करेंगे, या नहीं तो वीडियो के कमेंट में भी अपने सुझाव सलाह अवश्य दें। आप लोगों का सुझाव सलाह ही हमें एक ऊर्जा उत्साह देता है। फिर कल की कक्षा में हम लोग अब कन्या राशि पर हम लोग चर्चा करेंगे। गुरुजी पहली संतान कब अच्छी होगी इसमें, सिंह लग्न में? जब देवगुरु बृहस्पति अच्छे होंगे, केंद्र में होने से। केंद्र में हो या कहीं भी हो, शुभ स्थिति में हो, शुभ भाव में, अच्छी स्थिति में, और अच्छी स्थिति में हो, बलवान हो। 10th भाव में हो तो अच्छा फल देंगे। तो 10th भाव भी अच्छा ही। 10वें घर में। हाँ जी, 10वां घर तो शुभ ही है। अगर देवगुरु बृहस्पति शुभ भाव में, केंद्र भाव में, अच्छी स्थिति, शुभ ग्रह की राशि है।